आप सभी की तैयारी में समान अध्ययन की सबसे बड़ी भूमिका है। प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, दोनों में समान अध्ययन ही सबसे बड़ा पाठ्यक्रम है, सबसे बड़ा सिलेबस है। आपकी मेरिट, आपका सिलेक्शन, सब कुछ का आधार सिर्फ एक ही है, समान अध्ययन। तो समान अध्ययन को लेकर के अब आप सभी का एक नए तरीके से, नए रूप में क्लास का शुभारंभ मैं करने जा रहा हूं। और इसको लेकर के मेरी जो पूरी योजना है वो मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। और केवल प्रारंभिक परीक्षा के, देखिए, दरअसल समान अध्ययन के कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में कॉमन है, ये तो स्पष्ट है। अभी मैं वो सारे सब्जेक्ट भी दिखाऊंगा। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो केवल मुख्य परीक्षा में आते हैं। ठीक है। अब चूंकि ये सिलेबस बहुत बड़ा है, देखो, यदि मैं व्यवहारिक तौर पे आपको बताऊं, प्रैक्टिकली आप समझिए, आप 18 महीने का समय लगता है अच्छे से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में। यदि बहुत जल्दबाजी की जाए तो 12 महीने में किया जा सकता है, वो बहुत जल्दबाजी। और समान अध्ययन के साथ जो प्रैक्टिकल चीज है, एक तरफ से आप पढ़ना चालू करते हो, दूसरी तरफ से भूलना भी चालू करते हो, ये चीज होती है। तो अभी मैं आप सभी के लिए कुछ एक नए तरीके से समान अध्ययन का शुभारंभ करने जा रहा हूं, केवल और केवल प्रीलिम्स भर के लिए नहीं, साथ में मेंस के लिए भी। प्रीलिम्स की क्लास अलग रहेगी, मेंस की क्लास अलग रहेगी। ये वाला जो सेगमेंट रहेगा हमारा जीएस मास्टरी का, ये प्रीलिम्स का रहेगा। मैं अभी इसके सब्जेक्ट बताऊंगा, सारी चीजें, प्रारंभिक परीक्षा के जो सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, वो सब्जेक्ट प्रारंभिक परीक्षा के हैं लेकिन वो मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं? यदि सिलेबस की आपकी मजबूत पकड़ है तो शायद आप उस चीज को ज्यादा अच्छे समझते हैं। अभी मैं स्पष्ट कर दूंगा वो चीज आपको, ठीक है। साथ में कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो केवल मेंस में पूछे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहा हूं, साइंस एंड टेक जो है आपका मेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन वो प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, करंट अफेयर्स के नाम पे, है ना। सामान्य विज्ञान जो आपका है वो जनरली पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका प्रारंभिक परीक्षा का है। और यदि हम जाते हैं, जैसे इकोनॉमी आपका, देखिए इनमें से थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं, जैसे इतिहास है, इतिहास के हर टॉपिक आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते। इतिहास में आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन, ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये तीन छोड़ दीजिए, तीन दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री आपका किस में पूछा जाता है? मेंस में। अभी उस पे हम आएंगे, अभी डिटेल कराएंगे। मानचित्रण का सेगमेंट प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज्यादा होता है ना। प्रीलिम्स में मानचित्रण से क्वेश्चन आते हैं, मैंने इसको एक पूरा सब्जेक्ट ही बना दिया है। अब यहाँ पे जब मानचित्रण लिखा हुआ है तो केवल भूगोल का मानचित्रण तो है ही, साथ में ऐतिहासिक मानचित्रण भी है। मानचित्रण मतलब सब चीज का मानचित्रण, ठीक है, मैपिंग का सेगमेंट है यहाँ पे। पॉलिटी आपका प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था आपका प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। भूगोल आपका प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। भूगोल में भी भौतिक भूगोल का सेगमेंट मेंस ओरिएंटेड ज्यादा है, ठीक है। सामान्य विज्ञान केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, लेकिन ये बेस है, फाउंडेशन है साइंस का, ठीक है। पर्यावरण प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। अब यहाँ पे आप चले जाइए मेंस के सब्जेक्ट पे, देखिए इतिहास में जैसे मैंने आपको बताया, देखिए मेंस में मैंने इतिहास भी लिख रखा है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, के सारे सेगमेंट और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आपका जो है आपका मेंस ओरिएंटेड है। अब यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, देखिए हम दो क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं समान अध्ययन की। एक क्लास आपकी रहेगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा। अब यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का मतलब यह है कि वो सब्जेक्ट जो प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए हैं लेकिन मुख्य परीक्षा में भी हैं, ये भी मान लीजिए, ये सब्जेक्ट प्रारंभिक परीक्षा में तो है ही लेकिन मुख्य परीक्षा में भी है। इन सब्जेक्ट का एक सेशन हमारा रहेगा और इस सेशन का टाइमिंग अभी बढ़ेगा, लगभग ऑलमोस्ट मान के चलिए कि हर क्लास लगभग 2 घंटे की रहेगी। ये क्लास भी 2 घंटे की रहेगी और मेंस वाली क्लास भी 2 घंटे की रहेगी। दो क्लासेस आपकी अलग अलग रहेंगी, ठीक है। बिल्कुल मैं नए सिरे से शुरू कर रहा हूं और यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा हम रैंडम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम सब्जेक्ट उठाएंगे। हम 3 से 4 सब्जेक्ट उठाएंगे और उनको सीक्वेंस से पढ़ेंगे, लेकिन उनका पढ़ेंगे वही सेगमेंट जितना इंपॉर्टेंट होगा, बस डिटेल में नहीं जाएंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे। डिटेल और डेप्थ की सिंगल सब्जेक्ट की क्लास आपकी रहेगी। ये रहेगा केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास, बस थोड़ा समझाया आगे बढ़ गए, लेक्चर वाइज क्लास। यहाँ पे मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, केवल समझाऊंगा आपको, ठीक है। सब्जेक्ट भी मैं आप बता दूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट अभी मैं उठाने वाला हूं, नए सिरे सब्जेक्ट उठाएंगे। 15 दिन के अंदर सब्जेक्ट क्लोज,
केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी आपको, एक तो इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगा आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रारंभिक परीक्षा में जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, आने ही आने हैं। समझिए बात को, मैं इसको इस बेस पे कह रहा हूं क्योंकि समान अध्ययन अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। लेकिन यदि समान अध्ययन को पूरा पढ़ने बैठ गए तो अंतहीन विषय है। और एक चीज मान के चलिए, सिविल सेवा परीक्षा में या प्रशासनिक परीक्षा में जितनी भी आप अफसर क्लास की जितने भी एग्जाम है आपके, चाहे यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो, इनफैक्ट अदर जो एग्जाम है जहां पे गस्टेड अधिकारी बनते हैं, उन सभी का रीढ़ है, आपका बैकबोन है समान अध्ययन। हर जगह समान अध्ययन लिखा है। देखो, समान अध्ययन का मतलब एक सब्जेक्ट नहीं है, समान अध्ययन का मतलब है पूरा कंप्लीट नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सब कुछ है, कुछ भी नहीं छोड़ा। साइंस भी रख दिया, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी हैं, हर चीज है, और अदर बहुत सारी चीज जोड़ दी, स्टेट स्पेशल अलग से आपका राज्य विशेष में। तो मेरा यहाँ पे पर्पस ये है कि जो इंपॉर्टेंट हो उसको हम प्रायोरिटी लेकर के यहाँ पे चलें, लेकिन हम यहाँ पे सब्जेक्ट पहले निर्धारित कर लें कि इन सब्जेक्ट को हम क्लोज करेंगे। ठीक है, केवल इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। ये काम हम प्रीलिम्स में करेंगे और यही काम हम मेंस में करेंगे, यही काम हम मेंस में करेंगे। अब देखो यहाँ पे साइंस एंड टेक आपका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं करंट के नाम पे, और मेंस में तो पूरा पेपर रहता है आपका। इथिक्स का पूरा एक पेपर आपका मेंस का पेपर है, ये प्रीलिम्स में नहीं आता है। लेकिन अभी आपने देखा यूपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें केस स्टडी वगैरह डाल दिया, या फिर सी सेट का जो पेपर होता है उसमें एक सेगमेंट होता है डिसीजन मेकिंग का, इंटरपर्सनल स्किल का, है ना। तो वो चीजें थोड़ा सा जाननी आपको जरूरी होती हैं। तो थोड़ा सा ये वाला सेगमेंट आपका है, लेकिन मेंस ओरिएंटेड ही। भौतिक भूगोल मैंने यहाँ पे लिखा मेंस ओरिएंटेड होता है ज्यादातर, लेकिन फाउंडेशन है ये आपका ज्योग्राफी का। जब तक ये नहीं समझ में आएगा आपको ज्योग्राफी कम समझ में आएगी। शासन व्यवस्था गवर्नेंस ये आपका मेंस का सब्जेक्ट है। आपदा प्रबंधन मेंस का सब्जेक्ट है। इंटरनल सिक्योरिटी मेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, सामाजिक न्याय मेंस का सब्जेक्ट है। तो इस वाले में हम मेंस के सब्जेक्ट उठाएंगे, केवल महत्वपूर्ण विषय वस्तु उसकी पढ़ेंगे, और ये वाला जो है हम केवल प्रीलिम्स के उठाएंगे इसमें टॉपिक। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ बताइए, ये अभी करने वाले हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे शुरू होंगे? 2 क्लासेस रहेंगी, दोनों की टाइमिंग अलग अलग है, क्लास का ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा। सब्जेक्ट जो रहेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं, 3 से 4, 3 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। टारगेट हमारा रहेगा कि उन सब्जेक्ट को विद इन 1 मंथ क्लोज करना है, जितने भी उठाएंगे। ठीक है, वो क्लोज करना है। ये एक अलग और स्पेशल क्लासेस हैं आपकी, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस से अलग, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस अलग रहेंगी। मैं ये 2 क्लासेस आपकी इसलिए लेके चलना चाहता हूं क्योंकि इससे क्या होगा, त्वरित गति से वो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा, रिवीजन होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझ पाओगे। क्योंकि जब हम एक सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट वाइज हम अलग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसका यहाँ पे जुड़ाव नहीं है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। अब बस मैंने प्रीलिम्स को और मेंस को 2 अलग अलग क्लासेस में विभाजित कर दिया है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपके जो है केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, सब्जेक्ट निर्धारित रहेंगे, हम यही सब्जेक्ट लेके चलेंगे, इसी सब्जेक्ट को क्लोज करेंगे केवल इंपॉर्टेंट तरीके से। ठीक है, तो ये एक जो है विषय वस्तु हम शुरू करने जा रहे हैं, और इसकी शुरुआत आज से ही हो रही है, इसी सेशन से हो रही है। अभी इस सेशन में मैं एक बार पहले आपको सब्जेक्ट क्लियरिटी दूंगा, क्या क्या सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, और कल से हमारा सेशन चालू हो जाएगा। अब नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स में अच्छा तरीका ये है कि आप जो है अलग अलग अपने जो है, क्योंकि सब्जेक्ट कई सारे रहेंगे, भी मैं बता दूंगा मैं क्या सब्जेक्ट यहाँ पे लूंगा और अगले लेक्चर में क्या सब्जेक्ट लूंगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स लेकर के चलना है। और आपसे बस मेरी एक ही गुजारिश है कि आप लोग जो है बस कोई भी चीज छोड़िएगा मत, आराम से एक एक करते चलिएगा। लेक्चर वाइज क्लास हमारी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, क्लास हमारा जो स्वरूप रहेगा लेक्चर वाइज क्लास का स्वरूप रहेगा, तो लेक्चर वाइज आपको क्लास करते हुए चलना है। ठीक है, अब चलिए एक बार समझते हैं थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले मैं एक बार समझाना चाहता हूं कि समान अध्ययन का अल्टीमेट क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, अल्टीमेट आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ इसी के इर्द गिर्द है, इसी पे आपको फोकस करना है। यदि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आपको समान अध्ययन बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, और यदि आपको मेंस निकालना है तो समान अध्ययन तय करना पड़ेगा। क्या मैथ का भी रोल है? हाँ, मैथ का भी रोल है। क्या रीजनिंग का भी रोल है? हाँ, रीजनिंग का भी रोल है। क्या हिंदी का भी रोल है? हाँ, हिंदी का भी रोल है। क्या समान अध्ययन का भी रोल है? समान अध्ययन का रोल सबसे बड़ा है। अल्टीमेट ये हीरो है, ये मान लीजिए सुपर हीरो है, लेकिन सपोर्टिव सब्जेक्ट बहुत सारे हैं जिनके बिना नहीं हो पाएगा। आपको मैथ रीजनिंग भी आनी चाहिए, सी सेट क्वालिफाई नहीं होता नहीं तो।
समान अध्ययन का हिस्सा क्या निबंध भी है? हाँ, निबंध भी समान अध्ययन का ही एक हिस्सा होता है। समान अध्ययन के पेपर के अंतर्गत हम निबंध को भी रखते हैं। तो अल्टीमेट आज के सेशन से, चूंकि मैं आपकी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की नींव रखने जा रहा हूं, आज ये समझ लीजिए फाउंडेशन सेशन है। आज हम पहले सब्जेक्ट क्लियरिटी होगी, कैसे हम पढ़ना चालू करेंगे, क्या हमारा पूरा का पूरा पर्पस है, उन सभी चीजों पर आज हमारा डिटेल से बातचीत होनी है। और हम पढ़ेंगे केवल उतना ही जीएस मास्टरी के अंतर्गत जितना इंपॉर्टेंट होगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, है अतिरिक्त नहीं पढ़ाऊंगा। इंपॉर्टेंट कौन तय करता है? महत्वपूर्ण कैसे कोई विषय वस्तु होती है, कैसे तय होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रिसर्च से। वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इतना काम मैंने 10 सालों में किया है कि मुझे पता है कि जीएस में कहां से पूछता है, कहां से नहीं पूछता। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा एक बार चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये बात तो आप मान के चलते हैं कि सिविल सेवा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी जैसा एग्जाम दे रहे हैं, सब में प्रशासनिक व्यवस्था जो आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का रीड क्या है, आपका पूरा का पूरा बैकबोन क्या है, पूरा एक सब्जेक्ट को डाल दिया गया है हर जगह पे। आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं भी चले जाइए, यहाँ कहीं पर भी समान अध्ययन की फैकल्टी नहीं मिलेगी। आप कहीं पर भी जाइए, जनरल स्टडी विषय आपको नहीं पढ़ाया जाता है। इंडिया का एकेडमिक सिस्टम में मेरे हिसाब से, भगवान करे ऐसा कोई सुन ले, वैसे भी अभी शिक्षा मंत्री जी की हालत आप देख ही रहे हैं, यदि ये सुन ले कि कक्षा फर्स्ट से, पहली क्लास से समान अध्ययन, मैं कह रहा हूं चलो पहली क्लास बहुत छोटा बच्चा होता है, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेड करते हुए या पहली क्लास से ही डालिए, आप बच्चे के दिमाग में समान अध्ययन भरना चालू करिए शुरू से कि जर्नलिस्ट है भाई, हम पढ़ाते ही तो हैं। अब बताइए, पहली क्लास से बच्चे को बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हो, सब कुछ पढ़ा रहे हो, एक छोटी सी पतली पतली बुकलेट बनानी चालू कर दी जाए एनसीईआरटी के द्वारा, जो केवल समान अध्ययन को लेकर के हो। बेसिक चीजें बनाई जा सकती हैं, छोटे बच्चों को इन्फोग्राफिक तौर पे बताइए आप उनको, जैसे वो समझ सकते हैं। फिर धीरे धीरे अपग्रेड करते जाइए। कंपलसरी पेपर हो जाना चाहिए। यदि ये कंपलसरी पेपर होता तो आज आपको अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने क्या किया, देखो कितना बड़ा गैप है हमारे एकेडमिक्स में। क्या है, आपने या तो हिस्ट्री पढ़ी होगी, पॉलिटी पढ़ी होगी, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ऐसे पढ़ा होगा। समान अध्ययन में इन्होंने नंबर ऑफ सारे सब्जेक्ट उठा के डाल दिए। साइंस बैकग्राउंड के बच्चे के लिए भी गैप क्रिएट कर दिया, और ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा उसके लिए भी गैप है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई सब्जेक्ट बचा ही नहीं जो नहीं डाला गया, सब कुछ डाल दिया गया है ना। समझिए बात को। तो सबसे पहली बात दिमाग में एक बात बैठानी है कि समान अध्ययन पे हमें कमांड बनानी है, और कमांड इस तरीके से बनानी है कि एग्जाम तक हमारे साथ ये दिमाग में रहे। इतने हमें रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज्यादा फोकस करना है, उस तरीके से इसको लेकर चलेंगे तब काम ज्यादा हो पाएगा। केवल इतिहास पढ़नी है क्या? इतिहास पढ़ना है। केवल भूगोल पढ़ना है क्या? केवल अर्थव्यवस्था पढ़नी क्या? क्योंकि बहुत सब्जेक्ट हैं। अभी मैं सब्जेक्ट की लिस्ट दिखाने वाला हूं आपको पूरी कंप्लीट। शायद इतनी बड़ी लिस्ट आपने जनरली सिलेबस में देख ली हो, लेकिन मैं आज आपको पूरी आंखें खोलने वाला हूं पहले ही सेशन में। ठीक है, और कैसे मैं लेकर चलूंगा ये पूरे सेगमेंट को, इससे भी आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना चालू होगा। तो ये बात तो क्लियर है। अच्छा, एक चीज और समझिए, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं प्रशासनिक सेवा में जाने को लेकर के, आप ये इस बात को थोड़ा सा समझते हैं कि जिन पदों पर आप बैठोगे, जिन पोस्ट में आप बैठोगे, ये पोस्ट केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है। वो पद नौकरी के साथ साथ भारत का जो पूरा डेमोक्रेसी है, जिसे आप कहते हो ना, अभी हम लड़ाई कर रहे हैं ना लोकतंत्र को लेकर के, हमेशा प्रोटेस्ट इतने सारे होते रहते हैं, वो पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को संभालने की जिम्मेदारी है। ये समझिए, पहले आप उस पद की गरिमा को समझिए कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। जनरली क्या हो रहा है कि हमें लग रहा है कि यार चलो पढ़ रहे हैं, कल के दिन एक नौकरी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत आपके अंदर एक रहता है, लेकिन एग्जैक्टली आप समझिए, आप इंडिया के सोशल सिस्टम को चेंज करेंगे जब उन पदों पर बैठेंगे। आप इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करेंगे, वहां पे एक डिसीजन मेकर बैठता है, वहां पे एक पॉलिसी मेकर बैठता है। आपका एक सिग्नेचर लाखों लोगों की जिंदगी को तय करने वाला है। क्यों समान अध्ययन को इतना वास्ट बनाया गया? क्यों समान अध्ययन में इतने सारे विषय डाले गए? क्या कारण है कि आयोग ने इतना सब कुछ किया? क्योंकि प्रशासनिक सेवा भारत का लोकतांत्रिक का मतलब है पूरी पॉलिटी, जितना भी पॉलिटिक्स है, हमारा राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है लोकतंत्र। ये समझ लीजिए, ठीक है, सेंटर पॉइंट है हमारा। लोकतंत्र के इर्द गिर्द संसद है ना, संसद में कौन बैठे हुए हैं? लोकतंत्र डेमोक्रेसी के माध्यम से चुने हुए लोग बैठे हुए हैं वहां पर।
है ना। भारत के राष्ट्रपति भी जनता के प्रतिनिधि हैं, गणतंत्र के प्रतिनिधि हैं वो। तो लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भविष्य को दिशा देने के नेतृत्व का चयन है ये। आप समझिए देश कैसा बनेगा, उन सब चीजों के लिए आप तैयारी कर रहे हो। कैसा देश बनाओगे आगे चल के, जो अधिकारी बन रहे हैं वही तय करेंगे कि भारत कैसा बनेगा। तो पहली बात, एक सामान्य एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो आप, तो सामान्य सिलेबस भी नहीं होना चाहिए उसका। इतना वास्ट सिलेबस के पीछे का रहस्य पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस परीक्षा के माध्यम से, जो सिविल सेवा परीक्षा है, इसके माध्यम से जो आईएएस और पीसीएस बच्चे बनते हैं, इसके माध्यम से ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान की भावना को समझें। मैंने यहां पे एक टर्म्स यूज किया, संविधान की भावना। संविधान की भावना बहुत विस्तृत है, जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे और उसके अंदर घुसेंगे तब आपको समझ में आएगा कितना बड़ा है वो। समाज की जटिल परिस्थिति को समझे। हमारा देश बहुत जटिल है, इतना आसान नहीं है इस देश को डील कर पाना, जहां पे इतनी सारी विविधताएं हो, इतने सारे कल्चर हो, इतनी सारी संस्कृतियां हो। जो भी नीतियां बने वो विवेकपूर्ण तरीके से बने और प्रशासन जो है जन कल्याण का माध्यम बने। ये अल्टीमेट पर्पस है इस एग्जाम का, समझिए। जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी आपको, जब आप एग्जाम निकाल लोगे एक जॉब मिल जाएगी, आपको एक सैलरी आने लग जाएगी, ये सब बाय डिफॉल्ट है, बाय प्रोडक्ट है। लेकिन अल्टीमेट उस पद पे बैठ के आपको काम क्या करना है, इसको आपको समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे देखिए दो तरीके का, एक शासन है, एक प्रशासन है। शासन में कौन बैठे हुए हैं, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो शासन में बैठे हुए हैं। और जो सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से जा रहे हैं, सब प्रशासन है, विशिष्ट शासन की पद्धति। वो कुछ समय के लिए आए हुए हैं, आप एक लंबे समय के लिए वहां पर जाकर के बैठोगे। और एक चीज समझिए, फ्रेमवर्क, स्टील फ्रेमवर्क का काम करता है। आधारभूत जो पूरा ढांचा होगा वो प्रशासन ही होता है, उसके ऊपर ये शासन के लोग बैठे हैं, तो 5 साल बाद चले जाएंगे। अल्टीमेट कंटिन्यू कौन रहता है, एक आईएएस अधिकारी, एक पीसीएस अधिकारी, उसके नीचे का जितना भी स्टाफ है, वो सब कंटिन्यूअस रहने वाला सेगमेंट है। तो ये सिलेबस वास्ट बनाने के पीछे का मैं कारण समझा रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा इससे हो जाए मोहब्बत। समान अध्ययन को डरे ना, एक तो है डर जाओ आप, एक हो जाए इसी से प्यार हो जाए। कैसे होगा प्यार, जब आप इसको समझोगे, इसकी गहराई को समझोगे कि एक्चुअल में आपका एग्जाम क्या आपसे डिमांड करता है, ठीक है। और मैं जो बार बार कह रहा हूं कि ये बड़ा बहुत है, इसलिए हमें इसको पहले पकड़ना पड़ेगा, इतना गहराई तक नहीं जाके उतरना है, समझना है। जीएस मास्टरी का अल्टीमेट पर्पस यही है कि आप गहराई में ना जा करके आप उसके मर्म को पकड़ें, जो जरूरी है। देखो, स्मार्ट स्टडी करनी है हमें गधा मजदूरी नहीं करनी, दिमाग में बैठा लीजिए। गधा मजदूरी करने वाला बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है। बहुत स्मार्ट खेलना है, टाइम कम है और विषय वस्तु इतनी है कि उलझा देगी, भूल भुलैया है पूरी की पूरी। विस्तार में आप पढ़ने में आ जाएंगे, विस्तार कभी खत्म नहीं होगा, ये अंतहीन सब्जेक्ट है, साफ साफ मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जो काम करने जाओगे, जिस पद पे आप बैठने जा रहे हो, वो भी अंतहीन ही है। वो इतना व्यापक दायरा है कि आप वहां पर बैठ करके बहुत लोगों का जीवन सजो सकते हो, संवार सकते हो। तो ये अंतहीन इसीलिए बनाया भी गया है। अब इसको डिकोड करना है, इसको तोड़ना है, पूरी तरीके से तोड़ करके पढ़ना है। इसी पर्पस से ये पूरा प्रोग्राम आपका चलेगा, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए अलग मैं लेके चलूंगा और मेंस के लिए मेरा एक ही पर्पस है कि ये जो जीएस में पढ़ाऊं ये सिलेक्शन ओरिएंटेड हो, नॉलेज ओरिएंटेड ना हो। दोनों में अलग अलग अंतर है। नॉलेज का अंत है कि नहीं है, अनंत है नॉलेज, जिंदगी पड़ी है नॉलेज के लिए। हम सिलेक्शन ओरिएंटेड होकर के यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मेरे ऊपर आपको छोड़ना पड़ेगा कि मैं क्या क्या टॉपिक आपको सिलेक्ट करा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं। उसके लिए मैं आपको बस यही कहूंगा कि पीवाईक्यू उठा लेना। जब मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से आपका पीवाईक्यू सॉल्व ना हो या आपके क्वेश्चन सॉल्व ना हो, तब आपको चिंता करनी चाहिए। यदि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है, तो जीएस मास्टरी की क्लास हमारी ओके है, कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। थोड़ा सा इस पे इमोशनल भी नहीं होना, सेंटिमेंटल भी नहीं होना है। तो यहाँ पे ये डिस्कशन हो गया। अब देखो एक चीज और समझिए, थोड़ा सा और गहराई पे उतरते हैं। क्या सिविल सेवा की परीक्षा नॉलेज की परीक्षा है? क्या केवल नॉलेज की परीक्षा है? हाँ, ये आपकी स्मरण शक्ति की भी परीक्षा है।
समझिए, आपको इतने सारे तथ्य, इतने सारे फैक्ट एक क्लास में पढ़ के जाओगे, अब आप कितना मेमोरी समझते हो। अभी मनोविज्ञान एक विषय में पढ़ाता हूँ, एचईओ वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं। मनोविज्ञान में एक टर्म्स आता है अधिगम, स्मृति और विस्मरण। अधिगम का मतलब है लर्निंग, जो अभी हम लर्न करते हैं। कई तरीके से आदमी लर्न करता है, कोई एक तरीका नहीं होता, हर टाइम हम सीख ही रहे होते हैं। फिर क्या होता है, जो भी सीखते हैं उसको हम अपनी मेमोरी पे लेके जाते हैं। तीन तरीके की मेमोरी होती है। हमारा ब्रेन की बनावट जो है, हमारे ब्रेन में तीन तरीके की मेमोरी होती है। एक, थोड़ा सा मैं थोड़ा अलग जाऊंगा ताकि मैं आपको थोड़ा सा दिमाग के केमिकल्स को समझा सकूं कैसे काम करते हैं। जैसे एक मेमोरी आपकी ये होती है कि जब आप 24 घंटे में कुछ ना कुछ कर रहे हो, ठीक है, कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है, रास्ते में जा रहे हो, कुछ खा रहे हो, ये देख रहे हो, बहुत सारी चीजें देख रहे हो, लेकिन विद इन 2 से 3 सेकंड में आप भूल जाते हो। एक मेमोरी, इसको बोलते हैं संवेदी मेमोरी। बहुत शॉर्ट टर्म आपको क्या करेगी, बस डेटा अभी आया और चला गया, डेटा आया चला गया, डेटा आया चला गया। कभी रेलवे स्टेशन वाली मेमोरी देखिएगा, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, एक तरफ से ट्रेन निकल रही है, उधर से अनाउंस हो रहा है, सामने से भीड़ ही भीड़ है, लोग भाग रहे हैं, लोग कुछ उतर रहे हैं ट्रेन से, कितना याद रहेगा, मुश्किल से 2 से 3 4 सेकंड। ये ब्रेन की प्रकृति है, आपका दिमाग ऐसा ही करता है, और ये काम यहां भी होगा। जब आपको क्लास करोगे, पढ़ोगे, ये चीज यहां भी होगी। तो एक होती है संवेदी मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का काम क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी 20 सेकंड तक चीजें याद रखती है। अभी आपने कुछ मैंने पढ़ाया, 20 सेकंड के बाद वो आपका भूलना चलो। जब हम सीखते हैं, जैसे आज मैंने क्लास ली, क्लास का शुरू, जैसी क्लास खत्म होगी, उसका जो 1 घंटे का टाइम होगा शुरुआत का, सबसे तेजी से उसी टाइम पे भूलोगे। हम सबसे पहले तब भूलते हैं जब हम कोई चीज सीखते हैं। जैसे अभी मैंने कोई चीज सीखी, तुरंत भूलना चालू कर दोगे, ठीक है। ये ब्रेन की प्रकृति है हमारी, हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है, समझो बात को, दिमाग कैसे काम कर रहा है, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि ब्रेन एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही कुछ कि नहीं आ रही? हाँ, नहीं आ रही? एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो भी पढ़ा अब उसको परमानेंट बनाना है, वो अब आपके दिमाग में रुक जाए। समान अध्ययन की क्लास में जो कुछ भी आप पढ़ें और वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए, तो हम सफल हो जाएंगे। यानी जो कुछ भी पढ़ना है, केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ उसको रिवीजन साइकिल के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। ये बात लिख लो। जो बच्चा पढ़ रहा है, केवल आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, परसों पढ़ लिया, डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन रिवीजन साइकिल नहीं है उसका, उस पढ़े हुए का रिवीजन साइकिल नहीं, बेकार है, कचरा पढ़ रहे हो आप, कोई मतलब नहीं, फेंक दो उसे, कोई पढ़ाई का मतलब। अब आप अपने आप से सोच लो, जो भी पढ़ रहे हो उसका कोई रिवीजन साइकिल पता है आपको, कि मैंने ये चीज 15 दिन पहले पढ़ी थी और मेरा रिवीजन साइकिल कब है, इसका रिवीजन कब करूंगा मैं, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, वो नहीं है यदि, तो भी पढ़ाई बेकार है। देखो, साफ सीधी सी बात बता रहा हूँ, 1.5 साल बाद कोई रिजल्ट नहीं आएगा आपका, 30 दिन बाद कोई रिजल्ट नहीं आएगा, 45 दिन बाद कोई रिजल्ट नहीं आएगा, सर पे एग्जाम बैठा है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप देखते हो एग्जाम हॉल पे क्या होता है आपके साथ, पढ़ा था पढ़ा था पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। शॉर्ट टर्म मेमोरी की चीज रही ना, वो लॉन्ग टर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाए, रिकॉल नहीं होती वो। ऐसा नहीं आपने नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है, मुद्दा है ये समान अध्ययन जो मैं पढ़ा रहा हूं, इतने सारे तथ्य, इतने सारे फैक्ट, इतनी सारी चीजें अब आपके दिमाग में जो जाएंगी, वो रुकेंगी कैसे, वो लीकेज कैसे रोकोगे, वो सबसे बड़ा टास्क है हमारा। यानी आपको अपनी पढ़ाई को एक रिवीजन साइकिल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक चीज तो ये। दूसरा, पढ़े हुए को परीक्षा के लेवल पे ले जाना पड़ेगा, एग्जाम के लेवल पे ले जाना पड़ेगा। क्या होता है एग्जाम का लेवल? ये नहीं है पढ़ लिया आज, चलो मैंने ये सब्जेक्ट सर ने पढ़ा दिया मैं पढ़ लिया। देखो यही चल रहा है, सब कोचिंग यही कर रही है, सारे बच्चे भी यही कर रहे हैं, ना तो रिवीजन साइकिल आज तक समझ पाए। उनको लगता है, आपको अच्छा रिवीजन साइकिल का मतलब क्या पता है, कि आज पढ़ लिया, अब फिर रिवाइज कर लेंगे, यही तो पता है। अरे मैं जनरली यही हो रहा है, मैं बता तो बहुत रहा हूँ, बताने के बाद छोड़ दो, बता तो अभी फिर रहा हूँ अगेन, कि मैं कर लूंगा रिवीजन, कब करूंगा, एग्जाम टाइम जब आएगा।
उसको आप क्या करते हो, पोस्टपोन करते जाते हो, उसको फ्यूचर ओरिएंटेड कर दिया है। साइकिल का मतलब समझिए, एक चक्र है, मेमोरी साइकिल है एक आपकी। कोई चीज याद कैसे होती है, ये चीज आपको सीखनी होगी। याद करने का साइंटिफिक तरीका कैसा है, जब तक वो चीज नहीं समझोगे और उस चीज को अप्लाई नहीं करोगे, कभी कोई चीज याद नहीं रह पाएगी। मैं मेमोरी वाली क्लास अपनी पब्लिश करूंगा, उसको मैंने किया नहीं, बैच के अंदर है। एक होता है फॉरगेटिंग, विस्मरण भी बोलते हैं उसको। हम भूलते कैसे हैं, भूलने के लिए क्या प्रोसेस होता है, कैसे उसको लेके बहुत सारे। अच्छा, ऐसे सब कुछ नहीं है, इन सब पे बकायदा बहुत सारे रिसर्च हुए हुए हैं, रिसर्च बेस्ड वो क्लास है पूरी। फॉरगेटिंग कैसे होते हैं, हम भूलने की बीमारी कैसे आती है, कैसे आदमी भूल जाता है, क्या तरीका होता है, ब्रेन कैसे भूलता है, ब्रेन कैसे वर्क करता है, ये 2 क्लासेस में आपकी पब्लिश करूंगा थोड़ा डिटेल में, क्योंकि अभी डिस्कस करूंगा लंबा चला जाएगा मामला। एक बार देखना उनको। मेरा बस सीधा सा एक बात ही कहना है कि ये जो पढ़ोगे इसको रोकोगे कैसे, ये चीज दिमाग में बैठा लेना। नहीं रोक पा रहे हो, और वो रोकने का एक ही तरीका रिवीजन साइकिल, यदि वो नहीं क्रिएट कर पा रहे हो सब बेकार है, मत पढ़ो, तो उससे अच्छा है ना पढ़ो। जिस चीज का रिवीजन साइकिल तय ना हो वो चीज ना पढ़ना ही बेहतर है, ठीक है, क्योंकि झूठ मूठ का पढ़ना हो गया। एक तो होता है दिखाने के लिए पढ़ना, दिखाने वाला पढ़ना तो समझते हो ना, घर में अचानक से कोई कमरे के अंदर घुसा, आपकी कॉपी खुल गई, कभी किया है वो वाला काम? होता है, जनरली होता है, मैक्सिमम होता है, कॉपी खुल गई। अब वो याद करो किसके किस इवेंट में ऐसा होता है, करते हैं हम ये, मतलब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ये। दूसरे को दिखाने के लिए पढ़ना, ये तो हो गया दूसरे को दिखाने के लिए। एक होता है कि मैं जेन्युइन पढ़ रहा हूं, कि यार मैं पढ़ रहा हूं जेन्युइन, मुझे मतलब नहीं मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी चीजों को, अपने तथ्यों को, अपने फैक्ट को, अपनी उनको इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूं, वहां पे भी मैं फेक कर रहा हूं चीजें। फेक स्टडी बोलता हूं मैं इसको। पढ़ तो रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, आप कहोगे भी आके सर मैंने तो खूब मेहनत की, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। आपका रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप अपने ब्रेन के प्रोसेस को नहीं समझना चाहते। आप नहीं समझना चाहते, इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट में कन्वर्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि एक तो ज्यादा पढ़ने की हवस है आपको, ये पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, ये कर लूं, इतना कर लूं। ज्यादा खाने से क्या हो जाएगा मुझे बताओ? अभी शादी में जाते हो, शादी में पूरी पंडाल निपटा देते हो क्या आप एक छोटी सी प्लेट निकालते हो, प्लेट में जो जो मिला वो खा लेते हो, यही तो होता है। क्योंकि खाने से ज्यादा जरूरी है पचाना, डाइजेस्ट होना चाहिए आपकी बॉडी को। पढ़ने से ज्यादा, ज्यादा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि पढ़ा हुआ आपके दिमाग में रुके। बस इस बात को पहले अपने दिमाग में बिल्कुल पागलों की तरह बैठा लो। आज मेरा ये सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन साबित होगा, यदि इस सेशन को आपने थोड़ा सा सीरियस ले लिया तो, थोड़ा सा, इतना सीरियस ले लिया, क्योंकि अल्टीमेट मैं नहीं चाहता केवल पढ़ते रहो, बिना रिवीजन साइकिल के कुछ नहीं पढ़ना। जो भी मैं पढ़ूंगा उसका पहले रिवीजन साइकिल पता चलना चाहिए। अब आप कहो सर रिवीजन साइकिल क्या है, आप सब जानते हो। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि जो आज पढ़ रहे हो उसको कल क्या रिवाइज कर रहे हो, 7 डेज के बाद रिवाइज कर रहे हो, 30 दिन के बाद रिवाइज कर रहे हो। क्या ये प्रोसेस बना रखा है? नहीं बना रखा, मत पढ़िए, कोई मतलब नहीं, पढ़ भी लो, कोई टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। तो क्या टाइम पास करना है, नहीं करना आपके कैरियर का सवाल है। 1.5 साल बाद रिजल्ट चाहिए आपको, या 30 दिन बाद रिजल्ट चाहिए, या 60 दिन बाद रिजल्ट चाहिए, या आने वाला एग्जाम में रिजल्ट चाहिए, तो रिवीजन साइकिल मस्ट है। पढ़ा हुआ रुके आपके दिमाग में। 10 चीजें पढ़ रहे हो, कम से कम 9 चीजें आपके दिमाग में ठहरे, हाँ ये पढ़ा है, यहां से आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगा, ठीक है। मैं जो पढ़ाऊंगा उसको रिवीजन साइकिल के साथ यदि जोड़ ले गए, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे, महत्वपूर्ण, और आप यदि उस महत्वपूर्ण को रिवीजन साइकिल से जोड़ ले गए तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये परीक्षा किस चीज की परीक्षा है? स्मरण शक्ति की, मेमोरी पावर की, कौन कितना ज्यादा रिकॉल कर लेता है, किसकी रिकॉल, किसका ब्रेन अच्छा है, उसकी परीक्षा है। क्या तथ्यों और सूचनाओं को याद करने की परीक्षा है? नहीं, तथ्यों और सूचनाओं को याद करने की परीक्षा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा तथ्य और फैक्ट आते हैं। समझ की परीक्षा है, विश्लेषण की परीक्षा है, दृष्टिकोण की परीक्षा है, नैतिकता की परीक्षा है, डिसीजन मेकिंग की परीक्षा है। यही स्किल सारे वहां पे काम आएंगे।
पेशेंस की परीक्षा है, धैर्य की परीक्षा है। किसमें कितना धैर्य है। आप बोलते सर मेरे से ज्यादा धैर्यवान व्यक्ति कोई है ही नहीं। आप अपने दिल में हाथ रख के पता करिए आप कितने धैर्यवान हैं। धैर्य समझते हैं, धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है। धैर्य जिसके पास होता है सब सध जाता है उसका। थोड़ा वेट करना पड़ता, वो गिव अप नहीं करता, वो पीछे नहीं हटता, पीछे मुड़ के नहीं देखता, उसमें जल्दबाजी नहीं होती है। एक स्टेशन में गए और अचानक से एक ट्रेन छूट गई आपकी, वहीं रोने पीटने लग गए। दूसरी भी तो आएगी, 24 घंटे बाद फिर वो आएगी। इसे धैर्य कहते हैं। कोई बात नहीं, चली गई, जाने दो। आप तो चिल्ला रहे हो चैन खींच लो, यही ट्रेन पकड़ूंगा, मेरा सब लूटा जा रहा है यदि इसमें नहीं गया तो। पेशेंस थोड़ा सा अपने अंदर रखना है। अभी तक जो कुछ हुआ आपके जीवन में, असफलताएं आई, जो कुछ आई, थोड़ा सा पहले उनको एनालिसिस करो, कहाँ कमी रह गई, कहाँ चीजें रह गई। ये परीक्षा इस चीज की परीक्षा है। एडमिनिस्ट्रेशन में धैर्य बहुत जरूरी है, टाइम लगता है, प्रक्रियाएं लंबी है। अब न्यायपालिका में कोई मुकदमा चला जाए, आपको पता है कितना लंबा प्रोसेस है उसका। आपके हाथ से बात चली गई, अब वो लंबा चलेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। डिप्लोमेसी में तो, कूटनीति में तो पता चला 4-5 अधिकारी बदल जाते, प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। डिप्लोमेसी तब सोचिए, बहुत सारे मुद्दे जो आजादी के टाइम के थे आज तक नहीं सुलझा पाए। कितने, लगभग 14-15 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बदल गए। लेकिन पाकिस्तान के साथ मुद्दे जस के तस है, कितनी पूरी ब्यूरोक्रेसी निकल गई। मैं आपको जनरल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि धैर्य, पेशेंस डिमांड है आपके एग्जाम की। आप त्वरित गति से निर्णय लेंगे और उनको एनालिसिस करके आपको मुद्दों को सुलझाते 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 हो सकता है आपका पूरा कार्यकाल निकल जाए। लास्ट टाइम में जब आप रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है फिर आप सुलझा के चले गए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए समझिए इस प्रकृति क्या है, नेचर क्या है पब्लिक सर्विस की। आप एक पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हैं, क्यों समान अध्ययन रखा गया, इतना बड़ा सिलेबस पढ़ने का धैर्य। ये भी चेक कर रहा है आपका सिलेबस इतना, इसी देख कर अभी दिखाऊंगा आपको भी सिलेबस, अभी सब्जेक्ट गिनवाऊंगा आपको। ऑलमोस्ट 30 सब्जेक्ट के आसपास पढ़ना है आपको, 30+ सब्जेक्ट है। समान अध्ययन की बात कर रहा हूं, प्री मेंस दोनों जोड़ दें। मैं डरा नहीं रहा हूं भाई, ये सच्चाई है। अभी सच्चाई देखने वाले हैं जल्दी, ठीक है। अभी सच्चाई में दिखाने वाला हूं आपको, क्या काउंट करिएगा आप। तो पहले समझना कि एग्जाम है क्या, क्यों इतना कठिन, क्यों इतना जटिल, क्यों इतने बड़े बड़े विषय, इतने सब्जेक्ट, इतना सब कुछ रख दिया आपके लिए, पहले इसको समझिए। अच्छा, प्रश्नों का स्वरूप क्या है, विश्लेषणात्मक है, बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल, हर तरीके से चीजें जोड़ के पूछी जा रही हैं। सब्जेक्ट का दायरा ही फिक्स नहीं है, करंट ओरिएंटेड है। जो कुछ भी है करंट अफेयर्स एक अंतहीन चीज है, डेली नया बनता है। आज नया बन गया, कल नया बन गया, परसों नया बन गया, बनता ही रहता है। फैक्ट्री लगी हुई है करंट अफेयर्स बनने की। फिर कहां है सिलेबस, डिफाइन ही नहीं है आपका, अनडिफाइंड सिलेबस है। तो एग्जाम हॉल पे जाके भौचक्का मत हो जाना, ये क्या हो गया। अभी जैसे यूपीएससी का पेपर आया था, सब पगला गए, ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया। सिलेबस ही ऐसा है, प्रकृति ऐसी है। तो समान अध्ययन सिविल सेवा परीक्षा का केंद्रीय स्तंभ है, पहली बात ये समझना है। इसी को आपको पढ़ना है, जहां पर आपका पूरा व्यक्तित्व पता चलेगा। इसको पढ़ने के बाद वैचारिक परिपक्वता पता चलेगी कि विचार कितने परिपक्व हैं। थोड़ा सा मेच्योर बनना है, पढ़ने के बाद मेच्योर हो जाता है व्यक्ति। प्रशासनिक दृष्टिकोण आपका देखा जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव समझ आपकी कितनी है। देखो, ये नॉलेज एक अलग चीज है और एक प्रशासक का गुण होना अलग चीज है। प्रशासक कौन होता है, कौन होता है प्रशासक। प्रशासक वो होता है जो अपने बातों को, अपने विचारों को दूसरे के दिमाग में बैठा दे। वो होता है प्रशासक, वो बैठाना, वो समझाना। अब उसके लिए क्या चाहिए आपको, स्कूल। कैसे किसी के अपनी बातें, अपने विचार, अपनी बातें, अपने विचार। अब प्रशासक के क्या, सरकार की बातें, सरकार के विचार।
माध्यम है ना, मीडिएटर है ना वो। तो सरकार की बातें, सरकार के विचार उसको जनता में पहुंचाने, जनता में बैठाने। अब जनता कैसी है? जनता तो बहुत विविधीकृत है, पूरा का पूरा सोसाइटी। तो जनता को पहले सुनना सीखना होगा। एक प्रशासक, अच्छे प्रशासक के गुण होते हैं, उसके अंदर एक लिसनिंग पावर बहुत होती है, सुनने की क्षमता बहुत होती है, धैर्य बहुत होता है, पेशेंस बहुत होता है। एक जज एक केस को सुनते 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 सालों लगा देता है, सुनता रहता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करता रहेगा, सुनता रहेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग करता रहेगा, सुनता रहेगा, इंतजार करता रहता है सबूतों और गवाहों के, फिर जाके अपना फैसला देता है। वही स्थिति प्रशासक की भी है। कई जगह पे प्रशासक को त्वरित निर्णय भी लेने होते हैं। मतलब एक कॉम्बो बना दिया गया। सिविल सेवा परीक्षा एक कॉम्बो है जिसमें सब गुण निहित हो, वो अधिकारी है, तभी उसको अधिकार दिए गए हैं, तभी वो अधिकारी है, तभी उसके एक सिग्नेचर में हिम्मत भरी जाती है। देखो, आप ये मत सोचो कि आप बहुत सारे अधिकारियों के आपके अच्छे अनुभव भी नहीं होंगे कि यार ये तो, वो अलग चीज है, उस पर हम नहीं जाते। मैं आपको बता रहा हूं जो अच्छे अधिकारी, अच्छे अफसर है, उनके गुण बता रहा हूं। प्रशासन में जाके जो भ्रष्ट हो गए हैं, या आप जाकर के भ्रष्ट हो जाओगे, ये तो डिमांड ही नहीं थी एग्जाम की। ये तो ये तो डिमांड ही नहीं थी। ये तो दुरुपयोग कर रहे हो आप शक्तियों का। समझिए बात को। एक प्रशासक बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति होता है, एक बहुत समझदार व्यक्ति होता है, वो चीजों को बहुत गहराई और परिपक्वता से समझता है। वो सब चीजें आपको इस सिलेबस से पढ़ने पे आ सकती हैं। तो नॉलेज का टेस्ट तो है ही, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आपके व्यक्तित्व का टेस्ट है ये, आपकी वैचारिक परिपक्वता का टेस्ट है ये आपके प्रशासनिक दृष्टिकोण का टेस्ट है। कहां से सीखोगे ये सब कुछ? इतिहास से सीख जाओगे क्या केवल, कि केवल इतिहास पढ़ के सब कुछ आ जाएगा? इतिहास को उस नजरिए से जब पढ़ोगे तब आएगा। इतिहास का नजरिया पढ़ने का चेंज करना पड़ेगा। संस्कृति, कल्चर को पढ़ने का नजरिया केवल फैक्ट और तथ्य के आधार पर मत पढ़िए। आप समझिए, आप उससे दिल लगाइए कि आप अपने देश के इतिहास को पढ़ रहे हैं, और देश के इतिहास में समय समय पे जितने प्रशासक आए हैं, कैसे उन्होंने इंपैक्ट डाला है सोसाइटी पे। और जब उस इंपैक्ट को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर एक विश्लेषणात्मक शक्ति का विकास फिर होना चालू हो जाएगा। कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, पढ़ने के तरीकों को थोड़ा सुधारना है अपने। ठीक है, आप समाज के बारे में जानेंगे, आप संविधान के बारे में जानेंगे, आप अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, आप भूगोल के बारे में जानेंगे, आप विज्ञान के बारे में जानेंगे, आप इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे, आप इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में समझेंगे, आप नैतिकता के बारे में जानेंगे। सब मिलकर के एक अभ्यर्थी को राष्ट्र और शासन के समग्र रूप में देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। कोई एक सब्जेक्ट डाला जाता तो क्यों इतने सब्जेक्ट डाले गए समान अध्ययन में? क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट आपको समग्र बना ही नहीं सकता, इसलिए समग्रता डाली गई, विषय डाला गया समान अध्ययन। मेरी बात को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं केवल ये समझाना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं इससे दिल लगाओ। ये कठिन काम है, ये डरावना है, ये भयभीत करने वाला है, ये बड़ा है, ये विस्तृत है, लेकिन ये जरूरत है इस एग्जाम की, नीड है, तब ये रखा गया। ठीक है, तो समान अध्ययन का उद्देश्य यह नहीं है कि अभ्यर्थी हर विषय का विशेषज्ञ बन जाए। आपको इतिहास का विशेषज्ञ बनना है क्या? नहीं। आपको भूगोल का विशेषज्ञ बनना, विशेषज्ञ चाहिए होता तो नेट जेआरएफ से उठाता ना है। जो पीएचडी कर रहे हैं उन्हीं को उठा लेता, आ जाओ भाई इतिहास का पीएचडी होल्डर यहाँ बैठे। समान अध्ययन का उद्देश्य ये है, जो ये क्लास करोगे, चाहे प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो चाहे मेंस ओरिएंटेड हो, कि विषयों की मूल अवधारणाओं को आप समझें, उसके मर्म को जाने, उसकी आत्मा को समझे, विभिन्न विषयों के बीच में आपसी संबंधों को समझे, पहचान सके, और जटिल समस्याओं को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखने की आप क्षमता विकसित कर सके। इसी कारण से समान अध्ययन को सिविल सेवा की आत्मा कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। बिना समान अध्ययन के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चला पाना मुश्किल है, लोक प्रशासन नहीं चल सकता, इसलिए पूरा विषय रखा गया। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, थोड़ा गहराई की बात है लेकिन करनी पड़ेगी। तो समान अध्ययन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? एक तो रिवीजन साइकिल बोला मैंने आपको, ठीक है, एक टर्म्स मैंने यूज किया रिवीजन साइकिल।
ये यदि कर ले गए तो काफी हद तक मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए आसान रहेगा। रिवीजन चक्र हिंदी में लिख देते हैं। कर पाएंगे ये चक्र? ये पूरा ये होता नहीं है। देखो अभी तो आज आप बोल दोगे कर पाओगे, यही पेशेंस चाहिए, ये हो नहीं पा रहा, यही सबसे बड़ी चिंता है आपकी। कैसे करोगे बताओ, क्यों नहीं हो पा रहा, प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है रिवीजन साइकिल? बताओ, अपना अनुभव दो कि बोरिंग होने लगता है, कि प्रैक्टिकली क्यों नहीं हो पा रहा, आप रिवाइज क्यों नहीं कर पा रहे हो किसी चीज को सिस्टमेटिक तरीके से? कई सारी चीजें पढ़ते हैं, चीजें ज्यादा पढ़ रहे हैं, हाँ। क्योंकि एक दिन दो बार तो रिवीजन हो जाता है, तीसरी बार जब याद होता है यार वही चीज बार बार पढ़ रहे हैं, आगे की। लेकिन उससे उससे एक चीज आपको समझ में नहीं आ रही कि वो चीज चली गई आपसे, पीछे रह जाएंगे। एक ये वाला डर जो है, नया नहीं पढ़ूंगा तो पीछे रह जाऊंगा, मैं तो बहुत स्लो चल रहा हूँ। कछुआ और खरगोश की कहानी तो पढ़ी है। आज के काल में खरगोश और कछुआ दोनों बनना है आपको। केवल ना तो खरगोश से बात बनेगी ना तो कछुआ से। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी ना आपको, है ना, कि एक बार फिर से रेस कराई गई। खरगोश जो है उसने ईगो में ले लिया, उसने बोला मैं मानता ही नहीं हूँ उस चीज को, मेरे पूर्वजों ने जो धब्बा दिया है मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। तो जब दोबारा रेस हुई, कछुआ तैयार हो गया, बोला कोई बात नहीं भाई, फिर से कर लेते हैं। दोबारा रेस हुई, तो इस बार जिसने भी रेस कराया उसने ट्रैक चेंज कर दिया। खरगोश ने दम लगा के दौड़ा, लेकिन जैसे ही दौड़ा पहुंचा तो देखा तालाब था ट्रैक में, वहीं पे जाके रुक गया। कछुआ आराम से धीरे धीरे आया, तैर के निकल गया, फिर जीत गया। ट्रैक का खेल है, ट्रैक बदल चुका है अब मुद्दा वो वाला ट्रैक नहीं रहा जो पहले वाला था। फिर खरगोश हार गया, फिर खरगोश को गुस्सा आया, उसने कहा ऐसे नहीं होगा, इस बार प्रतियोगिता हम रखेंगे। ये तो फिर से धोखा हो गया, अन्याय हो गया। क्यों? क्योंकि सेटिंग कर ली थी कछुए ने इंसान से। इंसान तिकड़मी है, तिकड़मबाज है बहुत ज्यादा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन लो, जीतोगे तुम ही। नीट पेपर लीक, पहले से व्यवस्था है हमारे पास। तो ट्रैक फिर बनाया गया। अब अगला ट्रैक जो था वो रेगिस्तान बनाया गया। कछुआ बेचारा एक ही जगह टांग मारता जा रहा है, रेत का बढ़ ही नहीं पा रहा वो। खरगोश कूद कूद के निकल गया। इस बार खरगोश जीत गया, क्योंकि इस बार सेटिंग खरगोश ने की। उसने कहा कि इस बार का पेपर का जो दाम होगा मैं दूंगा, कीमत मैं चुकाऊंगा। फिर से ट्रैक चेंज हुआ, फिर जीत गया। अब देखो यहाँ पे दोनों ही जीत सकते थे, दोनों को एक साथ, मैंने आपको बताया ना, खरगोश और कछुआ दोनों साथ लेके चलने पड़ेंगे। तालाब में बस एक बार सपोर्ट लेना था कछुआ का। लेकिन अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो फिर दोनों ही जीत जाते, खरगोश भी जीतता। दोनों ही जिताने पड़ेंगे। अब वो पुरानी वाली कहानी चली गई, आपको कभी कभी खरगोश भी बनना पड़ेगा और कहीं कहीं कछुआ बनना पड़ेगा। रिवीजन वाले मामले में आपको कछुआ बनना पड़ेगा। नहीं लेके चलोगे कछुए को, मैं 200% बोल रहा हूं हार जाओगे यहां पर भी, क्योंकि ट्रैक रेगिस्तान है, ट्रैक चेंज हो चुका है। इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी बड़ी चीज है, बिना रिवीजन चक्र के कैसे इसको रोकोगे? मुद्दा पढ़ना नहीं है, मुद्दा रोकना है। मुद्दा खाना नहीं है, मुद्दा हजम करना है। वही तो मैं आपको समझा रहा हूं, यही तो आज तक आपको सिखाया नहीं गया। स्कूल कॉलेज में यही चीज आपके दिमाग में बैठाई जाती। पढ़ने से ज्यादा एक बार पढ़ाई रोक दो, एक बार नया पढ़ना रोक दो, इसको मत रोको। क्योंकि ये कछुआ है, इसको साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, सामने तालाब है, क्योंकि डूब जाओगे, फिर हार जाओगे। इसी को तैरना आता है। रिवीजन चक्र के बिना समान अध्ययन अधूरा है, नहीं पढ़ पाओगे। तो एक तो रिवीजन साइकिल को गांठ बांध लो। गांठ बांधना जानते हो? हमारी माँ जब कोई सामान खो जाता था तो वो साड़ी में एक गांठ बांध लेती थी कि इसको तब छोड़ूंगी जब वो मिल जाएगा। और गांठ में पता नहीं कोई मन्नत होती थी, क्या होती थी क्या नहीं होती थी, वो पता नहीं कोई शैतान देवता की गांठ बांधती थी कि उसने खुद घुमा दिया। गांव में होता है ये चीजें। वैसे ही एक गांठ बांधो, याद कराती रहेगी।
आपको याद करते रहोगे हमेशा कि रिवीजन करना। रिवीजन को अपने दिमाग में इस तरीके से बैठा लो कि मुझे कोई भी वो चीज नहीं पढ़नी है जिसका मैं रिवीजन ना कर पाऊं, कोई मतलब नहीं। नहीं तो दोबारा दोहराव जरूरी है, तभी पॉसिबल है इतनी बड़ी विषय वस्तु को। नहीं तो ना पढ़ो, छोड़ दो। बिना रिवीजन के यदि पढ़ना चाहते हो मत पढ़ो, वो चीज को एंजॉय करो इससे बढ़िया मस्ती के साथ। ठीक है, मेरी बात समझ लो। इस बात को मैं बहुत मतलब कठोर बात है, लेकिन बिना इसके कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, एग्जाम लेवल, परीक्षा जो भी पढ़ना है समान अध्ययन में, परीक्षा स्तर को मेंटेन करना है, परीक्षा स्तर के लिए काम करना है। जो भी पढ़ना है, एक बुक रखनी है पीवाईक्यू की, जरूर देखने हैं पीवाईक्यू। आज आपने ये चीज पढ़ी, गए उसके पीवाईक्यू देखे, पहले भी देख के आ सकते हो। आज ये सर पढ़ाएंगे, मैं पहले पीवाईक्यू देख लेता हूं प्री के और उससे जुड़े हुए मेंस के। यदि ये कर पाए तो सफल है, अन्यथा सब बेकार है। बताओ, मेरी बात समझ रहे हो कुछ? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, बता रहा हूं मैं। दो चीजें करनी है, समान अध्ययन पढ़ना है, रिवीजन चक्र प्लस एग्जाम लेवल। सिलेक्शन 200% होगा, कोई रोक ले तो बता देना मेरे को। दोनों में से जो मिसिंग होगा, भाई आप पढ़ रहे हो लेकिन एग्जाम लेवल नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, 200% लिख लीजिए, नहीं होगा। लिख लीजिए बात को आज ही। ये यदि मिस कर दिए, रिजल्ट इसी से तय होगा, नहीं तो नहीं होगा आपका। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, कहते रहिएगा सर मैं तो बहुत पढ़ता हूं, मेरा रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट उसी का होगा जो रिवीजन करेगा, रिवीजन साइकिल और परीक्षा के स्तर को मेंटेन करते हुए अपने सिलेबस की तरफ आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये आपको परीक्षा स्तर ही आपको एक तो बताएगा कि भाई क्या चल रहा है मामला। अच्छा, क्या चल रहा है? अब जैसे आप में से देखो, मैं 2 मिनट में आपको पकड़ लूंगा, अभी अपने एग्जाम का नाम बताओ, कौन सा एग्जाम देना है। अभी मैं यदि आपसे पूछ लूंगा कि इस बार के एसए के पेपर में क्या आया था, जो अभी रिसेंट पेपर हुआ है, टॉपिक बता दो, ये बता दो। प्रीवियस ईयर पेपर तो हो ही गया, अभी हुआ रिसेंट। अच्छा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलो प्रीलिम्स का पेपर कैसा था, क्या क्या चीजें आई थी? हो सकता है देखा हो आपने, पर ये नहीं हुआ होगा, उसका तो कुछ दिमाग में है नहीं। और हो सकता है कि आप महापुरुष हो, आपको लगेगा मैं सीधा जाऊंगा, अगला वाला एग्जाम तोड़ के आ जाऊंगा, 1 मिनट में तोड़ दूंगा उसको। अरे कौन रोक पाएगा, मेरे को रोक पाएगा? उसको पता ही नहीं है कौन खड़ा है सामने। मैं तो चट्टान की तरह जाऊंगा, पूरे एग्जाम को सिर्फ रौंद के चलाऊंगा, मैं तो अहमद साहब अब्दाली हूं। ये थॉट प्रोसेस लेके चल रहे हो तो माफ कीजिएगा, सामने वाला है अब्दाली, जहां जा रहे हो। आयोग बहुत खतरनाक चीज है, हर बार सरप्राइज करेगा, कुछ नया करेगा। वहां पे लोग बैठे हुए हैं और बहुत चैलेंजेस हैं। इसलिए पहले तो समझो ना कि अभी क्या चल रहा है, रिसेंट के पेपर में क्या हुआ है, मेंस का कैसा रहा पेपर, इसका प्रीलिम्स का पेपर कैसा रहा, इसके पहले के पेपर क्या रहा, क्या चेंजेस आए। मैं उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके जाऊंगा ना। वो आपको मतलब नहीं रखना तो बेकार है, फिर आप फेल हो जाओगे वहां जाके। ये मेंटेन और ये मेंटेन और ये पढ़ लिए सिलेबस, समान अध्ययन मतलब सिलेबस, ये मान लो। आपको कोई रोक दे, मेरे पास आ जाना कि सर मैंने किया था, अब भी नहीं हुआ, पॉसिबल ही नहीं है। जब रिवीजन साइकिल की बात कर रहा हूं, यहां पे मेरा एक सेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कई बार बताया है, क्लास में बताया, फिर कभी बता दूंगा। S RRR फॉर्मूला, ये आपका साइंटिफिकली प्रूवन है, मनोविज्ञान के आधार पे फॉर्मूला है आपका। कोई भी चीज पढ़िए, उसका 24 आवर्स के अंदर रिवीजन करिए, 7 दिन के अंदर रिवीजन करिए और 30 दिन के अंदर रिवीजन करिए। आप नहीं भूलोगे उसे, वो आपके दिमाग में रह गया। रिवीजन साइकिल कंप्लीट, S RRR, एक बार पढ़िए 3 बार रिवीजन कर लीजिए, वो चीज आपकी। और इसके लिए मैंने एक डायरी वाला सेशन भी लिया था कि डायरी मेंटेन किए बिना हो नहीं सकता है। एक्चुअली आपको पता ही नहीं है आज आपको कि आज से 7 दिन पहले क्या पढ़ा था, बता दो कुछ पता हो? आपको पता ही नहीं आज से 30 दिन पहले क्या पढ़ा था, आज उसका रिवीजन था आपका। और वो बिना रिटर्न नहीं हो सकता है, आपको उसके लिए लिख के ही काम करना पड़ेगा। चलो, एज यू विश, ये फिर से मैं एक बार दोबारा, जब भी मैं सेशन लेता हूं मैं ये बात रिवाइज करता हूं, ताकि मैं अपने कर्तव्य से, जो मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, उससे मैं उड़ेड़ हो जाऊं।
ये एक टीचर के तौर पे ये मुझे कहना पड़ेगा और हमेशा कहूंगा मैं। आपको अच्छा लगे आप करो, ना करो, अब आप कहो सर जी रिवीजन तो आप ही कर दो हमारी जगह वो मेरा कर्तव्य नहीं है, वो कार्य आपका है। मेरी ड्यूटी है आपको सच्चाई बताना, रियलिटी बताना। आप निकल पड़े हो, कमर कस के निकल गए हो, घर वालों को बता के निकले हो कि इस बार आप अधिकारी बन के आने वाले हो, आप तैयार रखिएगा, बस इस बार तो मैं कर ही लूंगा, हो ही जाएगा। तो वो तभी हो पाएगा जो मैंने ये दो चीजें आपको ऐड कर दी। मैं जो समान अध्ययन आपको पढ़ा रहा हूं, बस इसमें दो चीजें ऐड कर लेना, काम हो जाएगा। रिवीजन चक्र, परीक्षा स्तर, या कुछ भी पढ़िए आप पीवाईक्यू लेके बैठिएगा साथ में, पीवाईक्यू देखिएगा भी। आज ये टॉपिक पढ़ाएगा, चलो एक बार प्रीवियस ईयर देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे, इस टॉपिक से। थोड़ा मेहनत पड़ेगी लेकिन बहुत आसान हो जाएगा काम आपके। अच्छा, सर ने जो पढ़ाया क्या इससे क्वेश्चन निकल भी रहा है कि ऐसे ही पढ़ा के निकल गए? आंख बंद करके भरोसा किसी पे नहीं करना। कोई भी टीचर हो, कोई भी शिक्षक हो, खुद पे भी मत करो, किताबों पे भी मत करो। आंख ब्लाइंड फेथ नहीं करना किसी भी चीज पे। साइंटिफिक आप जाइए, रखिए अपने साथ, आयोग के पेपर रखिए, ठीक है? तो आप कभी भी गच्चा नहीं खाओगे, धोखा नहीं खाओगे। नहीं पढ़ के सर इस वाली किताब से तो कोई करंट अफेयर्स नहीं फंसा, सर क्या करूं मैं अरे भाई, आप क्यों ब्लाइंड फेथ कर लिए? हैं, पहले एक बार देखते हैं किस टाइप के करंट अफेयर्स आ रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन निकल रहे हैं वहां से। मेरी बात समझ रहे हो? बस इससे क्या होगा, लेवल अपग्रेड हो जाएगा। परीक्षा का लेवल वर्सेस आपका लेवल दोनों बराबर है। एग्जाम में जाओगे, लेवल मैच मिलेगा, आराम से जाओगे, पेपर करके आओगे और तुरंत बढ़िया आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसी साल होगा। सिलेक्शन वाले कम पढ़ते हैं, साइंटिफिक पढ़ते हैं। कितने में सिलेक्शन होना है? 50% पे। मेरिट कितनी कट ऑफ जाती है यूपीएसआई की छोड़ दे तो सिविल सेवा परीक्षा की कट ऑफ जो है जनरली जो जाती है 50% के आसपास रहती है ना? 200 नंबर का पेपर है तो आपका कट ऑफ 90, 92, 93, 95, 100, ज्यादा ज्यादा बहुत अच्छा पेपर है 105, बस यही है अभी स्थिति, ठीक है? तो इसलिए आपको समझना है इस बात को। कई जगह पे 150 नंबर का पेपर होता है तो वहां पे भी 50% ही मान लीजिए, ठीक है? थोड़ा सा कहीं पे 126 नंबर, 127 नंबर, 128 नंबर, 150 क्वेश्चन आते हैं जहां पे, वहां की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन इक्वल टू 1.33 होता है। अलग अलग है, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो वहां पे मेरा कहना यह है कि आपको थोड़ा सा एग्जाम के लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा, तब तो मेरा सेशन आपको मतलब ऐसा हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा आपका, ठीक है? या तो फिर वही है, मैं भी बड़ी बड़ी बातें भी कह सकता हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ मैं क्लास में ही याद करा दूंगा, मैं बोलता भी हूँ ऐसा। मेमोरी टेक्निक, मेमोरी टेक्निक यही है, ये है मेमोरी टेक्निक, रिवीजन साइकिल। क्लास में आप देखते होंगे मैं कई एक बात को कई बार रिपीट करता हूँ, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कभी आप देखना मेरे पढ़ाते समय, आप देखो मैं एक ही बात पकड़ लेता हूँ, रील अटक जाती मेरी उसमें। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि आपकी रील क्यों अटक जाती, आप वो क्योंकि मैं मेमोरी टेक्निक का मतलब है मैं आपके दिमाग में उस थॉट को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बैठा दूं। जब हमारे ब्रेन में कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है, एक न्यूरोकेमिकल्स, उसको मैं टर्म्स याद नहीं आ रहा है, आपके ब्रेन में ये मान लीजिए एक लाइन खिंचती है, ठीक है? 20 मिनट वाले टॉपिक में मैंने डिटेल से इसको बताया है। अब यदि उसी इंफॉर्मेशन को दोबारा मैं बता दूं तो फिर एक लाइन खिंच जाएगी, 3 बार बता दूं, फिर 4 बार बता दूं, फिर डीप हो गई, अब ये मिटेगी नहीं। तो कभी आप मेरे पढ़ाने का तरीका देखते होंगे, मैं एक बात को 2 बार, 3 बार, ताकि वो बैठे दिमाग में आपके, जाए गांठ बन जाए, बिल्कुल इतनी मोटी हो जाए, इतनी हो जाए कि वो फिर आपके दिमाग से रिवाइज। लेकिन फिर भी जब आप इसी को रिवीजन साइकिल में कन्वर्ट कर देंगे तो यही मेमोरी टेक्निक है, रिवीजन साइकिल को ही मेमोरी टेक्निक कहते हैं। कोई ट्रिक विक याद नहीं करना है, केवल रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन से बड़ी ट्रिक कुछ नहीं है। जीवन में जितनी चीजें आपको याद है सब रिवीजन का परिणाम है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है? समझ गए मेरी बात को? ठीक। अब आते हैं समान अध्ययन के विषय कौन कौन से हैं। हम जीएस मास्टरी प्रीलिम्स के अंतर्गत कौन कौन से विषय पढ़ने वाले हैं, जीएस मास्टरी मेंस के अंदर कौन कौन से विषय पढ़ने वाले हैं,
एग्जैक्टली जो अब हमारी आने वाले समय में क्लास चालू होने वाली है। ठीक है, उस पे अब हम चलते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की एक लिस्ट है, मैं आपको बताता जाऊंगा जो सब्जेक्ट आपके हैं। ये आपका एक सब्जेक्ट है इतिहास, ऑलमोस्ट इतिहास सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। 6 टॉपिक हैं इसके अंतर्गत, 6 में ये प्रीलिम्स का है, ये प्रीलिम्स का है। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी इसका इंपॉर्टेंस है। प्रीलिम्स प्लस मेंस में ऐसे एम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिएगा सिलेबस, जो मैंने आपको टोटल कितने सब्जेक्ट बताए थे 30+, उतने ही अभी आएंगे। ये वाला भी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में। ठीक है, ये ओनली मेंस, ये आर्ट एंड कल्चर है, ये भी केवल मेंस, और ये केवल मेंस। आर्ट एंड कल्चर की मतलब करंट ओरिएंटेड कुछ, जैसे यूनेस्को आ गया, कुछ आ गया, तो ये भी प्रीलिम्स में इसका भी वेटेज है। तो इतिहास प्रीलिम्स प्लस मेंस है आपका, है। तो इसमें जो हमारा जीएस मास्टरी प्रीलिम्स होगा, ठीक है, उसमें प्रीलिम्स और मेंस जिसमें लिखे हुए कॉमन, ये सब्जेक्ट हम उठाएंगे उसमें। और जो जीएस मास्टरी मेंस होगा आपका, उसमें केवल मेंस वाले टॉपिक हम ये उठाएंगे, केवल मेंस वाले टॉपिक उठाए। जैसे आर्ट एंड कल्चर को मैं मेंस वाले में रखूंगा, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है करंट के कारण से, करंट की क्लास हमारी अलग रहेगी। इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी में ये वाला आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस, प्री में भी आता है इंडियन ज्योग्राफी, मेंस में भी आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रीलिम्स प्लस मेंस, और ये केवल मेंस में ज्यादा वेटेज है। प्रीलिम्स में भी यह पूछ लेता है कई बार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में लिख रहा हूँ तो मतलब इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादा मेंस में। तो ओवरऑल ये वाला टॉपिक आपका प्रीलिम्स, जो हमारा जीएस मास्टरी प्रीलिम्स होगा, या विश्व का भूगोल जीएस मास्टरी प्रीलिम्स में, भौतिक भूगोल जीएस मास्टरी मेंस में लेंगे। ठीक है, समाज सोसाइटी ओनली मेंस, प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आते। ये प्रीलिम्स प्लस मेंस। शासन व्यवस्था ओनली मेंस, कई बार एप्लीकेशन सेक्शन आपका आ जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछता है। सामाजिक न्याय ओनली मेंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध ओनली मेंस, ये भी प्रीलिम्स में पूछता है करंट अफेयर्स के नाम पे। ठीक है, तो भारतीय समाज मेंस वाला जो हमारा सेगमेंट रहेगा, वहां पे हम रिवीजन करेंगे केवल महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स वाले सेगमेंट पे रहेगा जीएस मास्टरी प्रीलिम्स में, ये मेंस में रहेगा, ये भी मेंस में रहेगा, और ये भी मेंस में रहेगा। अंतरराष्ट्रीय संबंध मेंस में रहेगा। इसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था ये प्रीलिम्स प्लस मेंस। अब इसमें एक सेगमेंट है आपका कृषि प्रौद्योगिकी। देखो कृषि प्रौद्योगिकी के साथ दिक्कत क्या है, ये सब्जेक्ट कई सारी जगहों से जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी में भी जुड़ता है, इकोनॉमी में जुड़ता है, और इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट भी है ये बायो के साथ भी जुड़ता है कृषि प्रौद्योगिकी, यदि आप देखें। ठीक है, एग्रीकल्चर, तो इसके क्वेश्चन भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत बड़ा सब्जेक्ट बनता चला जा रहा है ये धीरे धीरे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को मैं केवल प्रीलिम्स में रख रहा हूं, वैसे मेंस में भी पूछता है इससे क्वेश्चन, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं कृषि से, लेकिन कृषि प्रौद्योगिकी शब्द यूज है, तो प्रीलिम्स में ज्यादा वेटेज है, मेंस में भी इसका वेटेज है। जनसंख्या नगरीकरण केवल प्रीलिम्स। प्रबंधन ये मैनेजमेंट, ये आपके उसमें नहीं आता है, ये आता है, ये एक्चुअली दे रखा है आरएएस के सिलेबस में है ये। ठीक है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एक सेगमेंट दे रखा है, जैसे ये प्रबंधन, लेखांकन, लेखा परीक्षा, ये है तो इकोनॉमी का ही हिस्सा, लेकिन ये आरएएस के, केवल आरएएस के सिलेबस में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, यहाँ पे ये नहीं है, ये आरएएस में है। ठीक है, इसके बाद ये इन्वायरमेंट है आपका, प्री है प्लस मेंस है। आपदा प्रबंधन केवल मेंस है। इंटरनल सिक्योरिटी केवल मेंस है, जीएस पेपर 3 में दिया गया आपके। ठीक है, साइंस एंड टेक एक बहुत बड़ी विषय वस्तु है, जिसमें ये जनरल साइंस के अंतर्गत आपका आता है, केवल प्रीलिम्स प्लस मेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, बिना बायो के समझ के आप बायोटेक्नोलॉजी और सब चीजें नहीं समझ सकते, लेकिन प्रीलिम्स में वेटेज ज्यादा है। केवल प्रीलिम्स, केवल प्रीलिम्स, ये आपका मेंस है आपका सिलेबस वाइज। इसके बाद एक सेगमेंट आता है आपका नीति शास्त्र।
बड़ा सेगमेंट है। देखो नीति शास्त्र को मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया आपका, प्रीलिम्स और मेंस दोनों बना दिया इसको मैंने। अब पहले ये वाला सेगमेंट तो आपका प्रीलिम्स में केस स्टडी वाला सेगमेंट जैसे अभी आया, यूपीएससी ने पूछा, बाकी सब सी सेट के साथ जुड़ा हुआ है। मेंस का इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। मेंस में एक इंडिपेंडेंट पेपर है आपका, 250 नंबर 200 नंबर का पेपर है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ एथिक्स, यूपीएससी में है, यूपी पीसीएस में है, यूके पीएससी में है, एमपी पीएससी में है, आरएएस में है, कई जगह पे है आपका। मनोविज्ञान के तौर पे भी कई जगह जुड़ता है आपका ये। ठीक है, तो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि है। ये सी सेट है, ये सी सेट है आपका। डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल भी सी सेट है, जुड़ाव है इसके साथ बस। और इंटरव्यू में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है आपका, नीति शास्त्र साक्षात्कार के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए एक आपका सेगमेंट ये आता है भाषा और लेखन कौशल का, आपसे पूछा जाता है, जिसमें समान हिंदी मेंस ओरिएंटेड भी होता है, सी सेट में आपका पूछा जाता है समान हिंदी। ठीक है, सी सेट में प्रॉपर वोकैबुलरी वगैरह। कंप्रीहेंशन सी सेट प्लस मेंस, सिलेबस आप देखिएगा सब सिलेबस में है। जनरल इंग्लिश ये सी सेट में पूछता है, और यूपीएससी ने पूरा एक पेपर रख रखा है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस ने भी एक लैंग्वेज पेपर रख रहा है। यूपीएससी का तो पूरा पेपर है 300 नंबर का, जिसको आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। 25% मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं, बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। यूपीएससी में 2 कंपलसरी पेपर होते हैं आपके, एक होता है समान हिंदी का लैंग्वेज पेपर और एक होता है इंग्लिश का। ठीक है, तो दोनों में मतलब ये भी वो हिंदी कहने भर को है, उसमें भी ट्रांसलेशन वगैरह सब कुछ आता है। इंग्लिश की अच्छी जानकारी आपको नहीं है तो यूपीएससी शायद आपके लिए एक फैंटेसी भर है, ये मान लीजिए। इंग्लिश यहीं पे आके रुक जाओगे आप, उन्होंने पूरा एक लगा रखा है चेकलिस्ट। तो यूपीएससी वाले बच्चों को चाहिए कि अपनी इंग्लिश में काम प्रॉपर करके रखें, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है। जब तक ये नहीं आप क्वालिफाई करोगे आपकी मेंस की कॉपी नहीं चेक होंगी। सी सेट में प्रॉपर इंग्लिश का सेगमेंट हर जगह पूछ रहा है, यूपीएससी ने हटा दिया क्योंकि उन्होंने वहां डर रख रखा है। पहले था लेकिन अब सी सेट के साथ दिक्कत आप सभी को पता है हो ही गई है। ठीक है, इसके बाद इससे राइटिंग आपका ये हर जगह पे आपका प्रॉपर, ये भी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। पत्र लेखन भी आपका पूछा जाता है, पत्र लेखन मेंस में, ये भी मेंस में, ये मेंस है ये भी मेंस है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आपका मैथ वाला सेगमेंट ये सब आता है, तर्क, रीजनिंग, ये क्वांट का सेक्शन है, मैथमेटिक्स, और ये कंप्यूटर भी कई जगह पूछता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक के अंतर्गत कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पूरा एक सेगमेंट है आपका, लेकिन यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पे कंप्यूटर अब बनता जा रहा है। ठीक है, कई जगह सिलेबस में विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत समेकित है, कई जगह अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है। तो मैथ आपको तैयार करनी पड़ेगी, रीजनिंग आपको तैयार करनी पड़ेगी, और ये वाला सेगमेंट सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत है। बाकी जो आपका स्टेट स्पेशल है, आपका जो भी स्टेट स्पेशल है वो सारे स्टेट स्पेशल है यहाँ पे। इसके बाद देखिए अन्य बहुत सारे विषय अलग अलग जगह पे हैं, इंटीग्रेटेड है। ये वाला सीजीपीएससी में दर्शन शास्त्र डाल दिया है उन्होंने, छत्तीसगढ़ पीसीएस पूछता है, समाज शास्त्र वहां पे डालता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ ये आरएएस पूछता है। तो अलग अलग है, कहीं पे आरएएस है, जेपीएससी है, सीजीपीएससी, सबका इंटीग्रेटेड मैंने बनाया। तो यदि आप ओवरऑल देखेंगे तो 30+ सब्जेक्ट है। अब आप इनको काउंट करना चाहो तो कर सकते हो, आपको जो समान अध्ययन पढ़ना है तो कुछ जगह तो और भी ज्यादा है। देखिए कुछ स्टेट पीसीएस का सिलेबस और भी वास्ट है, छत्तीसगढ़ का सिलेबस आप देख लो, झारखंड का सिलेबस आप देख लो, यूपीएससी का सिलेबस से भारी भरकम सिलेबस है ये। स्टेट यूपी पीसीएस का सिलेबस भी भारी भरकम है आपका, काफी बढ़िया सिलेबस है, बिल्कुल जबरदस्त है ना। तो समान अध्ययन में 30 सब्जेक्ट आपको, 30+ सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अभी जो हम लेके चल रहे हैं जीएस मास्टरी के इस सेक्शन के अंतर्गत, जो अब हम सब्जेक्ट लेके चलेंगे, एक तो देखो हमारा लेक्चर वाइज सेशन है पूरा का पूरा। इसमें मैं आपको जो विषय लेके चल रहा हूं, एक तो मैं चालू करने जा रहा हूं इंडियन ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या शुरू करिए प्रीलिम्स के अंतर्गत, अब यहां पे भी क्लियर कर लेते हैं। एक तो है आपका जीएस मास्टरी प्रीलिम्स, इसको मैं 2 भागों में बांट देता हूं, एक है प्रीलिम्स और एक मेंस। सब्जेक्ट एक बार लिख लीजिए, यही सब्जेक्ट अब आगे आने वाले समय में पढ़ोगे आप, मेंस।
ये सब्जेक्ट अब मैं आपके लेके चलने वाला हूं। कृपया करके इन सब्जेक्ट को जितना पढ़ाता जाऊं, रिवीजन साइकिल के साथ जोड़ लेना, ठीक है, और पीवाईक्यू के साथ जोड़ लेना, काम बन जाएगा। एक चीज और जोड़ सकते हो, आंसर राइटिंग भी कर सकते हो उसकी। जो भी पढ़ाया जाए, जो भी किया जाए, उसकी आंसर राइटिंग कर लो साथ साथ। क्वेश्चन पूछा गया लिख लो, क्योंकि ताजा ताजा पढ़ा है, आंसर राइटिंग के साथ भी जोड़ दो, मजा आ जाएगा आपको। नहीं आ जाएगा? अब प्रीलिम्स के साथ की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स के साथ जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले आप मेरे साथ अभी नए सिरे से बिल्कुल भारत का भूगोल पढ़ेंगे। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास। तीसरा पढ़ेंगे मानचित्रण। मानचित्रण मैंने आपको बताया इसका दायरा बहुत बड़ा है, इसमें हर तरीके का मानचित्रण है। इंटरनेशनल रिलेशन का मानचित्रण है, आईआर से रिलेटेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मानचित्रण, इंडियन ज्योग्राफी का मानचित्रण। एक सब्जेक्ट के तौर पे भारत का भूगोल अलग चीज है, मानचित्रण एक अलग चीज है। मैंने मानचित्रण एक सब्जेक्ट बना दिया है अब आपका। इसमें जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ मानचित्रण भी हो सकता है, ठीक है। तो मानचित्रण की क्लास एक अलग चलेगी। जो इस समय रिलेवेंट होगा, जो ज्यादा चर्चा में होगा, या कुछ ऐसे टॉपिक जो मुझे मानचित्रण से आपको कराने पड़ेंगे, वो मैं आपके करवा दूंगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट और यहां पे जोड़ रहे हैं हम, पर्यावरण। टोटल ये सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स में होने जा रहे हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट हैं आपके, ये जब कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद अगले सब्जेक्ट शुरू होंगे। और क्लास ऑलमोस्ट 2 घंटे की रहेगी ये। 2 घंटे की क्लास हमारी रहने वाली है, लेक्चर वाइज आपको सेशन मिलेंगे, और एक एक करके आप इनको पढ़ते हुए चले जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा कि इसको आप, जब डिटेल क्लास होगी, डिटेल क्लास अलग क्लास है, बता दे रहा हूं बार बार, ये डिटेल क्लास नहीं है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास है। जो इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो परीक्षा उपयोगी होगा, बस वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? अब आते हैं मेंस वाले में क्या पढ़ाऊंगा मैं। मेंस वाले में एक तो आपको मैं पढ़ाऊंगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, यहां पे भी टॉपिक वाइज, यहां पे भी टॉपिक वाइज। टॉपिक उठाएंगे, उसे क्लोज करेंगे, एक दिन में एक टॉपिक कम से कम मान लीजिए। साइंस एंड टेक एक विषय है। एक विषय आपका मेंस में है विश्व भूगोल, विश्व इतिहास माफ करिएगा। विश्व इतिहास में मैं सिलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, बस एक विषय मैंने ये उठा लिया है। जैसे एक दिन औद्योगिक क्रांति ले लिया, औद्योगिक क्रांति क्लोज कर दिया, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद ले लिया, पढ़ा दिया, ठीक है। आपके अमेरिकन रेवोल्यूशन को एक क्लास ले लिया, एक में फ्रेंच रेवोल्यूशन ले लिया, एक में बोल्शेविक क्रांति ले लिया, एक में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ले लिया, एक में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ले लिया, एक में कोल्ड वॉर ले लिया। लेक्चर होंगे सारे आपको कॉन्सेप्चुअल। थोड़ा सा क्या होता है जब हम वर्ल्ड विश्व इतिहास पढ़ते हैं, जब आप मेरे से डिटेल में पढ़ोगे तो डिटेल में क्या होता है कि मैं फिर स्टोरी नुमा लिंक करते हुए ऐसे पढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैं स्टोरी नुमा लिंक करते हुए नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के बस उसके बारे में बता के हट जाऊंगा, केवल इंपॉर्टेंट चीज। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अलग टाइप की क्लास है आपकी, ये एक तरीके से बोनस मान लीजिए। केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास है, डिटेल क्लास नहीं है, डिटेल क्लास आपकी अलग होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। जीएस मास्टरी मेंस भी मैं शुरू कर रहा हूं आपके। एक सब्जेक्ट इसमें और जोड़ेंगे, बाकी फिर कोई सब्जेक्ट नहीं रखेंगे। कौन सब्जेक्ट चाहते हो बताओ? हाँ, भारतीय समाज अभी मतलब रिसेंटली पढ़ भी लिया है, बाकी हाँ, नीति शास्त्र जोड़ देते हैं यहाँ पे, कुछ फेवर्ड रहेगा नीति शास्त्र। पूरा एक इंडिपेंडेंट पेपर है। ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पे और ये 4 चीजें यहाँ पे। ये भी लगभग 2 घंटे का सेशन रहेगा, ये भी 2 घंटे का सेशन रहेगा। किसमें? अभी नहीं, अभी जब, अभी तो अब तय हो गया, लिख गया ये, इसके बाद जब ये क्लोज हो जाएंगे फिर अगले सब्जेक्ट चालू होंगे। फिर इकोनॉमिक्स यहीं आएगा, इसके बाद ही आएगा, फिर इधर अपने अलग चेंज हो जाएंगे। तो अब ये हमारा शुरुआत हो रही है
जीएस मास्टरी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के अलग अलग सेशंस होंगे। 2 क्लासेस अब आपकी हो गई मेरी। ऑलमोस्ट एक क्लास 2 घंटे की रहेगी, दूसरी क्लास 2 घंटे की रहेगी। कंटेंट बहुत सारा लेके जाओगे दिमाग में एक दिन में, क्योंकि यहाँ पे 4 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। 4 सब्जेक्ट अलग अलग हैं, 4 टॉपिक हैं, आधे घंटा एक टॉपिक चलेगा। और यहाँ पे भी लगभग 3 टॉपिक आपके पढ़ाए जाएंगे, एक टॉपिक इससे, एक टॉपिक इससे, एक टॉपिक इससे। चलेगा सीक्वेंस में, जो सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाएंगे। पहले सेशन में मैं आपको सिलेबस ही सबके डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए सिलेबस क्या है। फिर सिलेबस में कहाँ रुकना है और कहाँ भागना है, कहीं कछुआ बनेंगे कहीं खरगोश बन जाएंगे, ये करेंगे हम। जंप करेंगे, फ्रॉग मेथड, जंप करते हुए ये टॉपिक जंप करना है। ठीक है, तो ये योजना लेकर के मैं अब आपकी क्लासेस का शुभारंभ कर रहा हूं, और इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। आपका प्रीलिम्स सिलेक्शन तो होगा ही होगा, प्रीलिम्स हम पूरा कवर करेंगे यहाँ पे, और मेंस को लेकर जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है उसको लेकर के भी हम प्रयास करेंगे कि आपका मेंस अच्छा हो जाए, मेंस बेहतर हो जाए, मेंस के सब्जेक्ट भी आपके बेहतर होते जाए। अब ये आपको भी मदद थोड़ी सी करनी पड़ेगी, यदि मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ तो अब आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हाँ, सब सही रहे, नजर ना लगे, है ना, चीजें सकारात्मक रहें। हम्म। ईश्वर करे कि कोई किसी तरीके की समस्या ना आए, बस यही एक जो है वो है। और मैंने जो रिवीजन चक्र बताया था, यदि वो कर रहे होते तो जीरो पे तो कभी नहीं आ सकते, क्योंकि जितना पढ़ा था, इतनी चीजें हमने पढ़ी हैं, वो अभी भी दिमाग में होती, एक कॉन्फिडेंस होता कि यार बहुत कुछ पढ़ा था हमने। इस बात समझिए जी, रिवीजन चक्र जहां पे माइनस है, कैसे करोगे रिवीजन, कर पाओगे? हैं? एक डायरी मेंटेन कर लो, मान जाओ मेरी बात को, केवल आंख मूंद करके नए पढ़ने की होड़ भर में मत रहो। ठीक है, तो मेरे द्वारा जीएस मास्टरी के 2 सेशन 2 लेक्चर आपके शुरू किए जा रहे हैं, और दोनों लेक्चर वाइज होंगे। जहाँ पे विषय टाइमिंग की है, टाइमिंग तो एक रहेगी आपकी, लेकिन लेक्चर वाइज आपको सेशन देखते हुए चलना है, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर, लेक्चर वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, यदि क्लास, अभी तो हमारा हाइब्रिड मोड पे है, आप लोग भी क्लास के सामने हैं, ऑनलाइन भी क्लास बच्चे देख रहे हैं। यदि क्लास किसी कारण भी कोई भी, तो ऑनलाइन तो कभी बंद नहीं होना। ठीक है, वो कंटिन्यूअस रहेगा आपका, इसलिए मैं लेक्चर वाइज बोल रहा हूँ इसको। ठीक है, वो कोई, उसमें कोई आपको इब्बट नहीं मिलेगा। ठीक है, जो नई शुरुआत हो रही है, ये कंटिन्यूअस हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि हम इनको बहुत शॉर्ट नोटिस में क्लोज करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ इसको ले लें, 1 मंथ इतने ले लें। आपके एक कंप्लीट कंप्रिहेंसिव रिवीजन टाइप में चीज़ें चलती चली जाएंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ते जाओगे। साथ में घर पे क्या पढ़ना है, जैसे मान लीजिए घर पे कुछ नहीं पढ़ना, जब मैं यहाँ से क्लास कराऊं, लेक्चर कराऊं, उसी लेक्चर को केवल रिवाइज करना है। घर पे कोई किताब नहीं, कुछ नहीं। किताब रेफरेंस में मैं बता दूंगा कि इस सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक क्या है, ये किताब है। साइंस एंड टेक के लिए एक रेफरेंस बुक बताऊंगा, रवि पी अग्रहरी की, वो किताब आप ले लेना। या वर्ल्ड हिस्ट्री की, विश्व इतिहास किताब है, कुमार नलिन सर की आती है, वो ले लेना। ठीक है, नीति शास्त्र की आती है, लेक्सिकॉन ले लेना। ठीक है, ये आपको रेफरेंस बुक हो गई। पीवाईक्यू बुक अलग है। पीवाईक्यू आपको जो एग्जाम है आपका अपना, उसका प्रीलिम्स का मेंस का दोनों का पीवाईक्यू ले लो, लेटेस्ट तक जो अपडेटेड हो, सब अवेलेबल है। भारत का भूगोल, इसकी एक किताब बता दूंगा, आधुनिक भारत की बता दूंगा। इसमें आप भारत के भूगोल में परीक्षावाड़ी ले लो, आधुनिक भारत के इतिहास में भी परीक्षावाड़ी ले लो, दोनों की परीक्षावाड़ी ले लो आप। और यहाँ पे मानचित्रण में, मानचित्र आपके पास मैप होना चाहिए क्लास में जब आना है। एक चीज यहाँ पे हमने मिसिंग कर दी, रुक जाइए, यहाँ पे पर्यावरण की जगह पे, मैं इन्वायरमेंट की जगह पे राज व्यवस्था, हमारा पॉलिटी, अभी पर्यावरण को यहाँ पे नहीं रख के राज व्यवस्था रखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसिंग कर दिया, भारतीय राज व्यवस्था अभी हमारा स्टार्टिंग फेज पे है, भारतीय राज व्यवस्था, इसको सही कर लो आप, भारतीय राज व्यवस्था, ये क्लोज करना है पहले हमें।
फिर पर्यावरण नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे, वो बहुत बड़ा नहीं है, हो जाएगा। तो भारत का भूगोल, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, और मानचित्रण और भारतीय राज्य व्यवस्था, ये विषय आपके जो है लेकर हमें चलना है। कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, मन में कोई दुविधा हो? वो तो कंपलसरी परीक्षा का लेवल, मैंने टर्म्स बोला ना, जो यहाँ पढ़ाया जाए उसको पढ़ना नहीं है, उससे पीवाईक्यू देखने हैं कि कैसे पीवाईक्यू आ रहे हैं, मुझसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो टॉपिक पढ़ाऊं उसी टॉपिक के पीवाईक्यू देखो। जैसे मान लीजिए भारत का भूगोल का मैंने यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ाया, भारत का सामान्य परिचय, अब जाके देखो उससे किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, 25 में कैसे बने थे, 24 में कैसे बने थे, 23 में कैसे बने थे। आप उससे जाकर के एक बार वेरीफाई करिए मेरी क्लास को, या कोई भी चीज पढ़िए। फिर मेंस में देखिए, मेंस का भी पीवाईक्यू आपके पास होना चाहिए, उसको भी जाके वहां से वेरीफाई करिए। ठीक है, तो पीवाईक्यू साथ में पढ़ना है, पीवाईक्यू आपका हिस्सा बन जाना चाहिए पढ़ाई का। जो पढ़ाया जाए जाके उसका प्री का और मेंस का पीवाईक्यू जरूर देखिए। यदि ये काम करना चालू कर देंगे, आप में एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगा। किताब पढ़िए, किताब के साथ भी पीवाईक्यू रखिए। पीवाईक्यू एक कंपलसरी किताब है आपकी, समझिए मेरी बात को, कंपलसरी बुक है आपकी। मेंस पे कोई भी पीवाईक्यू कोई किताब थोड़ना है, पीवाईक्यू तो आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मार्केट में जाइए जो मिल जाए ले लो। शिल्पी करके आती, यूथ की आती है, बहुत सारे पब्लिकेशन है। कोई बात नहीं, सही कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो और प्रिंट आउट करा लो, सबसे आसान ये है। ठीक है, आयोग की वेबसाइट में जाना, आयोग की वेबसाइट में जाके पूरे पीवाईक्यू आप प्रिंट आउट करा लो। ठीक है, या फिर एक ऑप्शन और है, यहाँ पे भी पीवाईक्यू लगे होंगे, ऐप के अंदर भी पीवाईक्यू हमने लगा रखे हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेक्शन होगा, वहां पे भी लगे हुए हैं, यहाँ से भी निकाल लो आप। आपको बस सब पीवाईक्यू करने, किसी का भी ले लो, बहुत सारे पब्लिकेशन है, घटना चक्का आता है, किसी का भी ले लो जिसकी इच्छा हो आपको। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये लगे हैं यूपीपीसीएस के, यूपीपीसीएस के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर, ये है, यहाँ से निकाल लो। इतने सारे लगे हैं, 2025 भी लगा है, 23-24 भी लगा, मेंस भी लगा है यहाँ पे। तो आपको बस देखना है, बहुत सोर्सेज इंटरनेट में, अब क्या है, जो भी डालिए इंटरनेट में तुरंत आ जाता है, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। कोई भी चीज पीडीएफ फॉर्म पे नहीं पढ़नी है, ठीक है, कोई भी चीज पीडीएफ फॉर्म पे, इसको एक्सपोर्ट कर लेना, अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म पे अपने मोबाइल पे पीडीएफ पे नहीं पढ़ना, कुछ भी जो भी पढ़ो प्रिंट आउट निकलवा लो, मेरी बात मान लो, क्योंकि मोबाइल पे टाइम किल होगा, जितना समय आप बचाने की सोच रहे होगे उतना खत्म होगा। ठीक है, तो ये काम अब हम कर रहे हैं। अगली जो हमारी क्लास रहेगी जीएस मास्टरी प्रीलिम्स की, और एक क्लास आपकी जीएस मास्टरी मेंस की। ठीक है, इत्मीनान से बस 2 क्लासेस आप पढ़िए, इनको करिए, इससे आपके एक एक करके विषय वस्तु आपकी बढ़िया होती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा रविंद्र सर की क्लासेस अलग, एक मेरी क्लास करंट की, आज से करंट की क्लास फिर से लेक्चर वाइज आपको फॉलो करना है। 4 लेक्चर आ गए, अगला लेक्चर आपका आज मैं फिर दे दूंगा, वो भी अब लंबी हो जाएगी क्लास, लगभग क्लास हो जाएगी आपकी 10 टॉपिक कवर करूंगा उसमें, अब करंट अफेयर्स में। ठीक है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स, चूंकि मैंने उसमें पिछले साल का भी बोल रखा है, तो पिछला करंट अफेयर्स भी उसमें एक तरफ से पकड़ूंगा, 1.5 साल का करंट अफेयर्स हम करंट अफेयर्स क्लास में करेंगे। तो एक करंट अफेयर्स, एक जीएस मास्टरी प्रीलिम्स, एक जीएस मास्टरी मेंस। ठीक है, और जो क्लास आपकी एडिशनल यहाँ पे होती है, धैर्य के साथ आराम से यहाँ करना है, घर पे जाके कुछ नहीं करना, केवल रिवीजन करना है जो पढ़ रखा है, ना कोई किताब, किताब रेफरेंस में रखिए, पीवाईक्यू प्लस रिवीजन। यदि इतना लेकर आप चल गए तो आप मान के चलिए कि आप कुछ ही समय बाद आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि आपकी समझ विकसित हो रही है, चीजें आपको याद हो रही हैं आपको, क्योंकि कोई भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है मैं कितना आसान तरीके से आपको डिलीवर करूंगा, क्लास में कितने भी बार क्वेश्चन पूछिए, कोई इशू नहीं है आपको। प्रीलिम्स तो ऐसे ही होगा चुटकियों में, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, प्रीलिम्स बड़ा खेल नहीं है, प्रीलिम्स बड़ा खेल नहीं है, बस पीवाईक्यू के साथ एसोसिएट कर लेना मेरी क्लास को। प्रीलिम्स में पूरा क्वेश्चन आपके सामने आंसर लिखे होते हैं,
यदि आप पढ़ के चले जाओ तो ब्रेन रिकॉल करेगा, क्लू मिल जाता है, वहां पे क्लू मिल जाता है। ठीक है, तो तैयार हैं? ठीक है, आज तो कितना हो गया टाइम? ठीक है, कल से अब हमारी अगली क्लास से चीजें शुरू होंगी। अगली क्लास से आपको करना है, लेक्चर वाइज चलना है। आज ये पहला लेक्चर था, ओरिएंटेशन सेशन था। कल आपके अब 2 लेक्चर अलग अलग होंगे, बढ़िया से आराम से क्लास करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलो। हाँ, यक्ष प्रश्न।